अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल मैंने लाइव लेक्चर लिया था यूट्यूब पे ऑन द थ्योरी पार्ट ऑफ इट, तो इसकी थ्योरी तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की कि किस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है, बिकॉज सिर्फ थ्योरी पढ़ने से तो मतलब हमको फॉर्मूलाज पता चलते हैं, राइट। उसको यूज़ भी तो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने आज तुरंत ये वीडियो बनाया है ताकि वी कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑल्सो। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ई एंड ई पी रिप्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन रेस्पेक्टिवली। ओके, तो ई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ई पी एनर्जी ऑफ फोटोन है। इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज ट्वाइस द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले मैं पहले लिख लेता हूँ ये कि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दिया हुआ है। द डेटा इज दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके नो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन, सॉरी फोटोन का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा पी is twice the de Broglie wavelength of electron, 2 times de Broglie wavelength of electron। और इससे मैं क्या कर पाऊंगा मैं बताता हूँ। इससे मैं दोनों के मोमेंटम का रिलेशन निकाल पाऊंगा। देखो लैम्डा का हम फॉर्मूला जानते हैं ना, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो लैम्डा फोटोन क्या होगा, एच बाई मोमेंटम ऑफ फोटोन, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एच बाई मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एच और एच कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 2 टाइम्स मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो ये रिलेशन मुझे पता चल गया, राइट। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 टाइम्स मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। देखो क्या पूछा गया है, व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने मुझे रिलेशन पूछा एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, राइट। तो रेशो निकालना है एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुम्हारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकालते हैं, या तो एच सी बाय लैम्डा या तो पी इंटू सी, मोमेंटम इंटू सी, क्योंकि एच बाय लैम्डा को मोमेंटम लिख सकते हैं ना। तो मैं इसको लिख रहा हूँ मोमेंटम इंटू स्पीड ऑफ लाइट, मोमेंटम ऑफ फोटोन इंटू स्पीड ऑफ लाइट। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर या पी स्क्वायर बाय 2m, हाफ एम बी स्क्वायर या पी स्क्वायर बाय 2m। पी मतलब मोमेंटम, तो मैं यहाँ पे पी स्क्वायर बाय 2m वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर अपॉन 2m, तो वो 2m को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो जनरली बच्चा क्या करेगा हमेशा इसमें, वो लिखेगा पी इलेक्ट्रॉन इज 2 टाइम्स फोटोन, यहाँ पे लिख देगा। लेकिन ऐसा मत करना, मैं तुमको समझाता हूँ। देखो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को रहने दो। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन दी हुई है c/100, तो तुमको इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को एज इट इज़ रखना है, ओके। तो मैं बताता हूँ क्या करना है, मोमेंटम ऑफ फोटोन को हटा दो। देखो इस रिलेशन को ध्यान से देखो कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 टाइम्स मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होगा, हाफ ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इस पी के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ टाइम्स मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर एज इट इज़ c इंटू 2m। तो देखो अब क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है इसमें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, आई विल जस्ट डू दैट। मेरे ख्याल से ये पी और एक p कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ नाउ, मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास बचा दिस इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू सी डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मेरे ख्याल से सारे बच्चे जानते हैं कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, m कैंसिल। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दिया हुआ है c/100। तो ये हो गया c/100, तो 100 ऊपर चलाएगा, राइट। c भी कैंसिल, तो फाइनल आंसर आएगा 100 विच इज़ 10 पावर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है, 10 पावर 2 इज़ द आंसर। दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। लेट अस मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सिर्फ ये पहला ही क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है थोड़ा टफ था, बाकी सारे क्वेश्चंस तो काफ़ी ओके, मतलब इतना भी टफ नहीं है। देखो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सर्फेस इज v1 वेलोसिटी है। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज 2 न्यू नॉट। मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 न्यू नॉट। याद रखना न्यू नॉट क्या है, देखो इधर मैंने नीचे लिखा है, न्यू नॉट इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अच्छा, बाद में क्या करते हैं वो लोग, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को 5 न्यू नॉट कर लेते हैं। अब मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन्स की, v2। व्हाट इज़ v1 अपॉन v2,
व्हाट इज v1 अपॉन v2, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तुमको किसको किसको कनेक्ट करना है, स्पीड मतलब काइनेटिक एनर्जी को कनेक्ट करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन को कनेक्ट करना है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो है उसके लिए, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू, सॉरी 1 सेकेंड, के मैक्स इज इक्वल टू, so Ke max is equal to h nu minus w0, h nu minus w0, h into nu minus nu 0, सॉरी न्यू माइनस न्यू 0 ऐसे लिखते हैं। अब Ke max को मैं क्या लिख सकता हूँ, Ke max कैन बी रिटन एज हाफ m v max स्क्वायर, हाफ m v max स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस न्यू 0, h इंटू न्यू माइनस न्यू 0, करेक्ट। नाउ पहले केस में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, देखो फर्स्ट केस में मैक्सिमम वेलोसिटी v1 है और फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज 2 न्यू नॉट। ओके, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट हियर मैक्सिमम वेलोसिटी की जगह पे मैं v1 लिखूंगा, तो हाफ m v1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू h इंटू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज 2 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट, राइट। तो ये आंसर फाइनली क्या ट्रांसलेट होगा, हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट विल बी व्हाट, न्यू नॉट ओनली, तो ये होगा h न्यू नॉट। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1, राइट। सेकेंड टाइम देखो मेरा स्पीड कितना था मैक्सिमम वाला v2, तो मैं लिखूंगा हाफ m v2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू h इंटू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी थी मेरी 5 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट, जिसको सॉल्व करने पे मुझे आंसर आएगा हाफ m v2 स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 4h न्यू नॉट, और ये है मेरा एक्सप्रेशन नंबर 2। और हमको करना क्या है, डिवाइड कर लो 1 को 2 से। अगर तुम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो लेफ्ट साइड में हाफ m कट जाएगा और राइट साइड में h न्यू नॉट कट जाएगा, तो व्हाट यू विल बी लेफ्ट विथ, v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 1/4, राइट। तो स्क्वायर रूट लोगे तो v1 अपॉन v2 विल बी इक्वल टू हाफ। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है और ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट विथ फ्रीक्वेंसी। मतलब तुमको फ्रीक्वेंसी और करंट का रिलेशन निकालना है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताता हूँ, देखो करंट है ना, करंट डिपेंड्स ओनली ऑन इंटेंसिटी। करंट का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो करंट बढ़ता जाएगा, राइट, ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक्चुअल आंसर आना चाहिए आंसर डी। लेकिन फिर भी मैं तुमको बताऊंगा कि ये डी वाला हम मार्क तो करेंगे एग्जाम में, नो डाउट अबाउट इट, बट ये भी इतना सही नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो ग्राफ एक्चुअली कैसा होता है, तुम लोग ने पढ़ा भी होगा, हमारे बुक्स में है ये ग्राफ अगर करंट और फ्रीक्वेंसी की ग्राफ बनाई जाए तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। देखो आई विल शो यू। लेट अस से ये हमारा I है करंट, दिस इज करंट I, ओके, करंट I एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी न्यू, दिस इज करंट I एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी न्यू। तो ग्राफ एक्चुअली कैसा होना चाहिए, देखो ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो करंट को कुछ नहीं होता, बट शायद तुम लोग को याद होगा कि करंट शुरू होने के लिए एटलीस्ट फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगा तभी तो करंट स्टार्ट होता है ना। तो एक्चुअल ग्राफ ऐसा होना चाहिए था। एनीवेज देखो अल्टीमेटली तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट को कुछ नहीं होता, तो ग्राफ को स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ऐसे, बट वो थ्रेशोल्ड के आगे से दिखाना चाहिए था ग्राफ। तो एनीवेज ऐसे सिचुएशन में डी ही मार्क करेंगे और क्या करेंगे। तो ये ग्राफ भी सही नहीं है, चारों ग्राफ सही नहीं है, बट हम लोग डी मार्क कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं फोर्थ। अब ये फोर्थ वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही बार पूछा हुआ है, और मैं और एक बात बता देता हूँ तुमको, 2019 के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे 2020 में पूछे गए थे। और ऑफ कोर्स मतलब ऐसा बार बार हुआ है, मतलब मैंने देखा हुआ है, पूरा पेपर ही देखा हुआ है बढ़िया से। तो 2020 में 2019 के सारे क्वेश्चंस पूछे गए। 2021 का पेपर थोड़ा सा अलग था, ओके, तो देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको भी। और ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हुआ है, तो मैं इसको एक ही बार सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय मेटल सर्फेस इज v, मैक्सिमम स्पीड v है। चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आर E एंड M, व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हम सब जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। Ke max इज इक्वल टू EVS, यही रिलेशन है।
के ई मैक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, लेकिन वी मैक्स को ही तो वी बोला गया, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी एस, तो सीधा वी एस मिल गया, इससे वी एस विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2e। अब ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो ऊपर नीचे देखो m से डिवाइड कर लो, अगर ऊपर नीचे m से डिवाइड कर लोगे तो आंसर आएगा वी स्क्वायर बाई 2e बाई एम, ये है तुम्हारा आंसर, राइट, वी स्क्वायर बाई 2e बाई एम, मतलब आंसर सी है। चलो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इन अ फोटो सेल इज इंक्रीज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, आंसर बहुत सिंपल है, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट चेंज होता है ना, ना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो करेक्ट आंसर है रिमेन्स अनचेंज्ड। मैं समझा भी देता हूँ, देखो के ई मैक्स का फॉर्मूला क्या है, के ई मैक्स का फॉर्मूला है h इंटू न्यू माइनस डब्ल्यू जीरो, समझो, राइट। के ई मैक्स के जगह पे मैं ई वी एस भी लिख सकता हूँ, तो ई वी एस विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू जीरो। तो इस फॉर्मूला से एकदम क्लियर है कि वी एस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ना कि इंटेंसिटी पे। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन व्हाट, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी and not on intensity, only on frequency and not on intensity, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलने के लिए तुमको फ्रीक्वेंसी बदलना पड़ेगा, इंटेंसिटी बदलने से कुछ नहीं होता। और आगे बढ़ते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन अ मेटल सर्फेस इज डबल्ड, अगर तुमने फ्रीक्वेंसी को डबल किया तो के ई मैक्स का क्या होगा। जिन बच्चों ने थ्योरी वाला लेक्चर अटेंड किया होगा डायरेक्टली मार्क कर देंगे इंक्रीजेस टू मोर देन डबल। ठीक है, मैं समझा भी देता हूँ, जो बच्चे ने थ्योरी नहीं देखा होगा उनके लिए मैं कर दूंगा ये सम सॉल्व, डोंट वरी। देखो तुमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा ना, यही पूछा हुआ है ना। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, समझो ये तुम्हारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, के ई मैक्स इज इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस डब्ल्यू जीरो, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 है। अगले केस में तुमने क्या किया, तुमने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, तो तुम्हारा नया काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, के ई मैक्स डैश विल बी इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे तो 2 न्यू लिखोगे। अब देखो इन टर्म्स को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ और देखो कैसे आंसर आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2h न्यू, और माइनस डब्ल्यू जीरो को ऐसा लिखा जा सकता है माइनस 2w0 प्लस w0। माइनस डब्ल्यू जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 2w0 प्लस w0। तो के ई मैक्स डैश का फॉर्मूला क्या होगा, के ई मैक्स डैश विल बी इक्वल टू 2 ब्रैकेट में h न्यू माइनस w0 प्लस w0, ये 2 मैंने कॉमन ले लिया। तो अब h न्यू माइनस w0 इक्वेशन नंबर 1 में देखो क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में देखोगे तो h न्यू माइनस w0 क्या है, h न्यू माइनस w0 तो के ई मैक्स है, पुराना वाला के ई मैक्स है, राइट। तो नया वाला के ई मैक्स विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पुराना वाला के ई मैक्स प्लस w0, मतलब आंसर क्या आया, डबल से भी ज़्यादा। व्हाट इज के ई मैक्स डैश इक्वल टू, डबल से भी ज़्यादा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। तुम्हारा नया काइनेटिक एनर्जी क्या है, डबल से भी ज़्यादा। ओके, उस ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि वो डबल वाला खेल कब चलता है, कब बोल सकते थे कि काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया तो फ्रीक्वेंसी भी डबल हो जाएगा, जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे देखो ना कहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये देखो ना, ये तो कहा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं लीनियरली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ी है, अगर वो माइनस w0 नहीं होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। तो याद रखना, ऐसे सिचुएशन में याद रखना कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, डबल से भी ज़्यादा। याद रख लेना इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं और 7th क्वेश्चन ये देखते हैं क्या है। An electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface of negligible work function, मतलब वर्क फंक्शन है ही नहीं, वर्क फंक्शन है ही नहीं, समझ लो। If the photoelectrons emitted from the surface have a de Broglie wavelength lambda 1, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की de Broglie wavelength क्या है, lambda 1, तो what is the relation between lambda and lambda 1? चलो कर लेते हैं, बहुत आसान है, टेंशन मत लेना। देखो हम सब जानते हैं कि के ई मैक्स का फॉर्मूला क्या है, के ई मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, के ई मैक्स इज इक्वल टू, सॉरी ये पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, के ई मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, के ई मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा
माइनस W0, लेकिन तुमको याद होगा इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि W0 क्या है, W0 नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है। और के मैक्स को क्या लिखा जा सकता है, मैंने बताया तुमको के मैक्स, के को क्या लिखा जा सकता है, मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, दैट इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा, क्योंकि W0 तो 0 है, याद रखना W0 को क्या मान लिया हमने, 0, सिंस W0 इज 0। अब ये हो गया p स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा, और p क्या होता है, बाय p होता है h बाय लैम्बडा। याद रखना ये लैम्बडा किसका लैम्बडा है, ये वाला जो लैम्बडा है, ये राइट साइड में जो लैम्बडा लिखा है फोटोन का लैम्बडा है, और p को जब मैं h बाय लैम्बडा लिखूंगा तो इलेक्ट्रॉन का लैम्बडा, और इलेक्ट्रॉन का लैम्बडा क्या दिया हुआ है, लैम्बडा 1, तो p के जगह पे क्या आएगा, h बाय लैम्बडा 1 और स्क्वायर, और ये 2m तो पहले से ही नीचे था, राइट, h बाय लैम्बडा 1 स्क्वायर अपॉन 2m अपॉन इंटू 1 अपॉन 2m लिखना चाहिए था, रुको मैं सही से लिख देता हूँ इसको। h बाय लैम्बडा 1 किसके जगह पे लिखा मैंने, p के जगह पे, हाँ, इंटू 1 बाय 2m इंटू 1 बाय 2m, ओके, दैट विल बी इक्वल टू hc बाय लैम्बडा। hc बाय लैम्बडा देखो सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो मुझे मिला 1 बाय लैम्बडा 1 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्बडा, तो अल्टीमेटली उल्टा कर लो ना, लैम्बडा 1 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, खत्म, लैम्बडा 1 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, ऐसा है ऑप्शन नंबर बी। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज hc बाय लैम्बडा माइनस W0। उन्होंने बोला था कि नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन है, मतलब वर्क फंक्शन को 0 मान लो, तो ये वर्क फंक्शन तो पिक्चर से चला गया। p के जगह पे मैंने h बाय लैम्बडा लिखा, किसका लैम्बडा, इलेक्ट्रॉन का लैम्बडा, इलेक्ट्रॉन का लैम्बडा लैम्बडा 1 है, तो बस सॉल्व कर लिया मैंने। बाकी सारे टर्म्स h 2m c ये सब तो कांस्टेंट थे, तो मैंने लिख दिया 1 बाय लैम्बडा 1 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्बडा, आगे आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8th वन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटल इज 15 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्स। मतलब मुझे क्या दिया गया है, देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू जीरो, तो मुझे न्यू जीरो दिया हुआ है और उसकी वैल्यू क्या है, न्यू जीरो की वैल्यू है 15 इंटू 10 पावर 14, जिसको मैं लिखना चाहूँगा 1.5 इंटू 10 पावर 15, ठीक है, ये ऐसे हो गया। लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉन्ग फॉल्स ऑन द मेटल, मतलब मेटल पे जो वेवलेंथ गिरा वो कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉन्ग। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे नहीं होंगे, ऐसा कुछ पूछा है उन्होंने, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होने के लिए कंडीशन क्या है, लैम्बडा शुड बी लेस देन लैम्बडा नॉट, या तो फ्रीक्वेंसी शुड बी मोर देन न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होना चाहिए फ्रीक्वेंसी वाइज, या लैम्बडा वाइज लैम्बडा शुड बी लेस देन लैम्बडा नॉट, है कि नहीं। या एक काम करते हैं ना, सुनो, फ्रीक्वेंसी तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ इतनी है 1.5 इंटू 10⁻15, मैं इसकी ना फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूँ, रेडिएशन की, ये लाइट की फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूँ। हम सब जानते हैं कि c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, तो न्यू कैसे निकालेंगे, c बाय लैम्बडा, है ना, c बाय लैम्बडा मतलब 3 इंटू 10 पावर 8, और याद रखना इस लैम्बडा को एंगस्ट्रॉन्ग से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 इंटू 10 पावर -7 हो जाएगा, जो फाइनली क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10 पावर 15 हर्ट्स, बराबर है। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, और ये फ्री थ्रेशोल्ड है। तो देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज लेस देन थ्रेशोल्ड, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से कम है, और क्योंकि वो थ्रेशोल्ड से कम है तो एमिशन नहीं होगा, देयरफॉर नो एमिशन, देयरफॉर नो एमिशन, ओके, तो एमिशन नहीं होगा, याद रखना, देयर विल बी नो एमिशन नहीं होगा, ठीक है, नो एमिशन। तो आंसर है फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी एमिटेड, क्योंकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज लेस देन थ्रेशोल्ड। एक बार चेक कर लेता हूँ, वैल्यूज़ वगैरह सब सही से लिखा मैंने, हाँ बराबर है, सब करेक्ट है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगर तुमको कभी भी लगे कि कोई क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया, कुछ हो गया, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता सकते हो तुम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज टू 16 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, मतलब तुम्हारा जो नया काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1, तो पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मेरे ख्याल से सारे बच्चे जानते हैं कि लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा का डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक फॉर्मूला है, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2m ke,
2m के ई, इसमें अगर ध्यान से सोचा जाए तो h और m और 2 तो कांस्टेंट है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ के ई। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है कि लैम्डा फाइनल अपॉन लैम्डा इनिशियल विल बी इक्वल टू उल्टा आएगा, इट विल बी इक्वल टू के ई 1 ओके अपॉन के ई 2, के ई 1 अपॉन के ई 2। तो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ के ई 1 अपॉन 16 के ई 1, क्योंकि के ई 2 क्या है 16 के ई 1 राइट। तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो लैम्डा 2 क्या होगा, लैम्डा 2 देखो रूट ऑफ 1/16 1/4, तो ये हो गया लैम्डा 1/4, मतलब तुम्हारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो गया 1/4 टाइम्स। अब तुमको क्या पूछा गया, परसेंटेज चेंज राइट। परसेंटेज चेंज निकालने का सिंपल सा तरीका है, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100, चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो अब चेंज कैसे निकालूंगा, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, तो तुम्हारा वेवलेंथ पहले कितना था, देखो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, चेंज इनटू वेवलेंथ, चेंज इन द वेवलेंथ। पहले लैम्डा 1 था, बाद में लैम्डा 1/4 हो गया, तो कम हो गया ना, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1/4 अपॉन लैम्डा 1, ओरिजिनल वाला लैम्डा 1 है, इंटू 100 कर लिया मैंने, ठीक है, इंटू 100। तो देखो आंसर क्या आएगा फाइनली, आई होप एवरी वन कैन सी दैट, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1/4, तो ये आंसर आएगा 3/4 इंटू 100, और 3/4 इंटू 100 क्या होता है बच्चों 75%। तो चेंज कितना हुआ 75%। ये जो बच्चों का परसेंटेज वाला नॉलेज बड़ा अच्छा है ना, और प्रोपोर्शनलिटी वाला नॉलेज बड़ा अच्छा है, वो तो डायरेक्ट आंसर दे देंगे। होते हैं ऐसे बच्चे जिनको मैथ्स बहुत अच्छे से आता है और वो डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, An electron accelerated through a potential difference V passes through a uniform transverse magnetic field and experiences a force F. ठीक है, if the accelerating potential is increased to 2V, the electron in the same magnetic field will experience a force of, देखो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड मतलब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन के, हम सब जानते हैं ना इलेक्ट्रॉन पे या चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो QVB साइन थीटा, यहाँ पे होगा EVB साइन थीटा, साइन 90 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है वेलोसिटी को। तो फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू EVB, ठीक है, ये क्लियर हो गया, F इज इक्वल टू EVB। और सुनो E और B तो सेम है, क्योंकि देखो दोनों बार सेम मैग्नेटिक फील्ड, तो B कांस्टेंट है, उसके बाद में सेम इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज भी कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का क्या चक्कर है, ध्यान से देखना, सी वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तुम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ा कैसे रहे हो, बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं लिख सकता हूँ वर्क डन बाय पोटेंशियल डिफरेंस will be equal to kinetic energy of electron, वर्क डन बाय पोटेंशियल डिफरेंस होता है QV, क्योंकि तुम्हारा चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो तुम लिखोगे E, QV नहीं EV लिखोगे, E इंटू V, ओके, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो V स्क्वायर, V का फॉर्मूला क्या आएगा, इसको V का फॉर्मूला आएगा रूट ऑफ 2EV बाय M। देखो E कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो तुम लिख सकते हो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ V। गड़बड़ मत कर लेना, ये बड़ा वाला V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, छोटा वाला V क्या है वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो इससे मुझे क्या पता चला, V1 अपॉन V2 विल बी इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ पहला वाला V था और बाद में देखो पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया तो V अपॉन 2V। तो मेरे ख्याल से आंसर आ गया, V1 अपॉन V2 क्या होगा, V1 अपॉन V2 विल बी 1/√2, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, हम जानते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो क्या होगा, पहला वाला फोर्स F डिवाइडेड बाय फाइनल वाला फोर्स F डैश, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, V1 अपॉन V2, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/√2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से F डैश का आंसर आएगा, F डैश इंटू 1 विल बी इक्वल टू √2 इंटू F, तो आंसर है √2 टाइम्स ऑफ F, राइट। तो ये D तुम्हारा आंसर है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आराम से मैनेज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हेन द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इंक्रीजेस द Ke max ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनना, Ke max का फॉर्मूला क्या है, Ke max का फॉर्मूला होता है hν - W0, राइट। अब ध्यान से सुनो, W0 तो नेगेटिव है,
नेगेटिव टर्म है, तो अगर तुम इस नेगेटिव टर्म को बढ़ाओगे तो ऑफकोर्स के मैक्स क्या होगा, कम होगा। अगर तुम इस W0 को बढ़ाओगे, अगर कोई मेटल है जिसका W0 ज़्यादा है तो ऑफकोर्स के मैक्स क्या होगा, कम होगा, कम। तो इसका आंसर है डिक्रीजेस ऑफ अ मेटल इंक्रीजेस। दिस इज एब्सोल्यूट एब्सर्ड, यू नो, ऐसा नहीं लिखना चाहिए ऑफ अ मेटल। अरे एक मेटल के लिए W0 कांस्टेंट होता है भाई साहब, तो ऐसा पूछना चाहिए था क्वेश्चन में, व्हेन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल्स इंक्रीजेस देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत हो गया उनका, क्योंकि एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन कांस्टेंट होता है, उसको कैसे चेंज कर दोगे, राइट ना। तो क्वेश्चन ऐसे पूछना चाहिए था उनको, व्हेन द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस देन द के मैक्स ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, ऐसे होना चाहिए आंसर। एनीवेज चलो ये समझ गया ना तुमको कि W0 अगर बढ़ेगा तो ये तो नेगेटिव वाला टर्म है, तो W0 बढ़ेगा तो के मैक्स कम होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। If the potential difference used to accelerate the photoelectrons is doubled, by what factor does the de Broglie wavelength change? अरे बहुत आसान है, देखो de Broglie wavelength of electron का सीधा फॉर्मूला है 12.28 एंगस्ट्रॉन्ग डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ v। मतलब ले दे के सीधा क्या रिलेशन है, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ v, ठीक है। तो तुमने v को क्या किया, डबल। मतलब तुम ऐसा लिख सकते हो, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल टू उल्टा रूट ऑफ क्या, v डैश अपॉन v। तुम्हारा नया वाला v क्या है, डबल हो गया, डबल ऑफ पुराना v। ऐसे ही है ना, एक बार पढ़ लेने दो क्वेश्चन। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड, हाँ बराबर है, बराबर है। तो ये v कट गया, तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, एक मिनट, हाँ नहीं गलत लिखा मैंने, रुको बच्चों, गलत लिखा, एक मिनट रुको। अरे उल्टा आएगा ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर लैम्डा डैश बाय लैम्डा लिखा तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए v बाई वी डैश। यहाँ पे उल्टा आएगा v बाई वी डैश, और जो v डैश है, जो नया वाला v है, नया वाला v क्या है, नया वाला v 2v है, नया वाला v क्या है, नया वाला v 2v है, v बाई 2v। तो ये v और v कैंसिल हो जाएंगे, तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा हो जाएगा 1/√2, राइट। तो तुम्हारा नया लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश विल बी लैम्डा अपॉन √2। तो तुम्हारा 1/√2 हुआ, मतलब कम हुआ ना, तो वेवलेंथ इज डिक्रीज टू 1/√2 टाइम्स। 1/√2 होना मतलब कम होना बाबा, 1/√2 मतलब 1/1.414 टाइम्स होना, तो कम हुआ ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, photons of wavelength lambda are incident on the cathode of a photocell. Electrons are emitted from the cathode. The de Broglie wavelength of the electrons emitted is, electrons का de Broglie wavelength क्या होगा, ठीक है। वर्क फंक्शन इज नेग्लिजिबल, अच्छा वर्क फंक्शन इज नेग्लिजिबल, तो बड़ा आसान हो गया प्रॉब्लम। देखो के मैक्स का फॉर्मूला क्या है, के मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, एच सी बाय लैम्डा माइनस W0 को 0 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, ओके। और इसका फॉर्मूला क्या है, के मैक्स का p² अपॉन 2m दैट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2m। अब ध्यान से सुनो, हमको इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम p² है, तो वेवलेंथ कैसे, वेवलेंथ p इक्वल टू h बाय लैम्डा, तो h बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन द होल स्क्वायर। ये सब हम लोग इससे मिलता जुलता सब अभी थोड़ी देर पहले कर चुके थे, इसको बस सॉल्व ही तो करना है, आ जाएगा आंसर। तो h² डिवाइडेड बाय 2m लैम्डा इलेक्ट्रॉन स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो मेरे ख्याल से एक h और स्क्वायर कैंसिल होगा, और 2m लैम्डा बाय c, हाँ। तो मेरे ख्याल से लैम्डा इलेक्ट्रॉन स्क्वायर क्या होगा मालूम है, लैम्डा इलेक्ट्रॉन स्क्वायर होगा, लैम्डा इलेक्ट्रॉन स्क्वायर विल बी लैम्डा बाय 2mc, लैम्डा बाय 2mc, ओके। इट विल बी इक्वल टू, ये h भी बच गया, रुको एक मिनट रुको, लैम्डा h बाय 2mc, लैम्डा h ओके बाय 2mc। सही तो कर रहा हूँ ना, हाँ सही तो है, ओके। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रूट ऑफ h लैम्डा बाय 2mc। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, h लैम्डा बाय, है ना, है ऐसा ऑप्शन, ये आंसर एक बार चेक कर लेने दो। कॉन्सेप्ट तो एकदम सही है बच्चों, हो सकता है ऊपर नीचे लेने में कुछ गड़बड़ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसलिए एक बार देख लेने दो मुझे सब बराबर से। लैम्डा इलेक्ट्रॉन, लैम्डा ऊपर, सही है, सब सही है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 14th क्या है, देखो, अ मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन W0
emits photoelectrons when photons of energy E are incident on it. Okay. The electron enters the uniform magnetic field in a perpendicular direction and moves in a circular path. मतलब electron circular magnetic field में गया. The radius r is equal to, देखो मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है ना, परपेंडिकुलर जाएगा. अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में चले जाएगी तो रेडियस होता है mv अपॉन क्यूबी. mv अपॉन क्यूबी ये फॉर्मूला होता है, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन क्यूबी. अब वेलोसिटी हमको निकालनी पड़ेगी, राइट, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी. देखते हैं, टेंशन मत लो. सी इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन W0 है, फोटोन का एनर्जी E है, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल दे. देखो हमारे पास फॉर्मूला है के ई मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, एच न्यू मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन, एच न्यू मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस W0. तो इससे मुझे वेलोसिटी मिलेगा हाफ mv², ओके, इज इक्वल टू E माइनस W0, या V का आंसर आएगा रूट ऑफ 2E माइनस W0 डिवाइडेड बाय m. तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है. अब इसको मैं इस रेडियस वाले फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करूंगा तो आंसर आएगा R इज इक्वल टू m बाई क्यू बी. क्यू के जगह पे मैं E लिख रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, ई बी इंटू रूट ऑफ ये सब कुछ, रूट ऑफ क्या होगा 2 ब्रैकेट में E माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन m. अब इस m को अगर मैं अंदर ले जाऊंगा तो वो m² हो जाएगा. तो देखो फाइनल आंसर क्या होगा, रूट ऑफ 2m E माइनस W0, ओके, द होल डिवाइडेड बाई ई बी. देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, है ना, ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है 2m E माइनस, ओके. अब ये हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला पता ना हो. अब ये फॉर्मूला इसलिए पता नहीं होगा बच्चों को कि शायद तुम लोगों को याद होगा मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो चैप्टर स्टार्ट ही होता है वो होता है चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड. अब हो सकता है ये नहीं पढ़ा होगा तो नहीं आता होगा फॉर्मूला तुम लोगों को, लेकिन खैर ठीक है, जो डिलीट कर दिया गया सिलेबस से वो CET में भी नहीं आएगा, लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी उससे, राइट. और आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं. सी An electron and proton are accelerated through the same potential difference. Potential difference सेम है दोनों के लिए. Ratio of de Broglie wavelength. सीधा फॉर्मूला है लैम्बडा का पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में. de Broglie wavelength is given by the formula root of 2mqv. ठीक है, h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज भी सेम होता है इसलिए q भी कांस्टेंट है. पोटेंशियल डिफरेंस पहले से ही बोला हुआ है कि सेम है, तो अल्टीमेटली ले दे के मास ही तो अलग है दोनों का, रूट ऑफ m. तो डायरेक्टली लिख लो लैम्बडा प्रोटॉन अपॉन लैम्बडा इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू उल्टा, रूट ऑफ उल्टा आएगा, याद रखना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन द होल रेज टू हाफ. है ना ऐसा ऑप्शन, ये क्या डी वाला बराबर है, डी वाला आंसर है. आगे बढ़ते हैं. यूजिंग आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी. डायरेक्ट है, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की ग्राफ ऐसी होती है, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की ग्राफ ऐसी होती है. डायरेक्टली सिखाया था मैंने थ्योरी में कि ये काइनेटिक एनर्जी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ग्राफ डायरेक्टली ऐसी होगी और ये होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. मैंने तुमको ये भी बताया था कि इसका स्लोप मतलब tan थीटा, इसका स्लोप होगा प्लैंक्स कांस्टेंट. इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट. ये सिखाया था मैंने. काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की ग्राफ इस तरह से होती है, डायरेक्ट है ये. आगे बढ़ते हैं. अब क्या बोला है, विच ग्राफ शोज काइनेटिक एनर्जी एंड इंटेंसिटी. डायरेक्ट सी है आंसर, सी. अरे एक मिनट, सी मतलब ऑप्शन बी मार्क करोगे, सी वाला ग्राफ करेक्ट है. एक मिनट पीछे तो भी ऐसा कहीं हुआ तो नहीं था. ए मतलब क्या, ए मतलब ये डी, ऐसा भी करते हो लोग. देखो करेक्ट आंसर ए है लेकिन मार्क करना है डी. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. ओके सो और आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे भी ये करेक्ट है. देखो क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में इंटेंसिटी है ही नहीं. के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस W0. काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में इंटेंसिटी है ही नहीं. इन अदर वर्ड्स काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी. क्योंकि वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, तो अगर तुम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी का ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन. क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, जैसे कि ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है. और आगे बढ़ते हैं. 18th वन.
In an experiment of photoelectric effect, the stopping potential is V naught when the radiation of wavelength lambda naught is used. ठीक है, मतलब जब wavelength lambda naught है तो stopping potential V naught है. Okay. If the radiation of wavelength 2 lambda naught is used, okay, for the same metal same है, याद रखना, तो W0 constant होगा. Same metal मतलब W0 constant, मैं लिख देता हूँ. सेम मेटल मतलब W0 कांस्टेंट, मतलब W0 विल बी सेम कांस्टेंट होगा. ठीक है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है एकदम, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. कि जब इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, लैम्डा नॉट मतलब थ्रेशोल्ड नहीं होता है, वो कि कंफ्यूज मत होना. उन्होंने बोला हुआ कि वो रेडिएशन का वेवलेंथ है. तो जब वेवलेंथ लैम्डा नॉट है तो तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट है. जब वेवलेंथ 2 लैम्डा नॉट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा. बहुत ही आसान क्वेश्चन, सीधा फॉर्मूला है कि Ke मैक्स, देखो क्या करोगे, क्या Ke मैक्स इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा माइनस W नॉट. ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना कि तुमको Ke मैक्स तो चाहिए नहीं पिक्चर में, तो क्या करो, Ke मैक्स को लिख लो EVS इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा माइनस W नॉट, ऐसा लिख लो. अब देखो केस वन में तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल VS के जगह क्या लिखोगे, V नॉट. लैम्डा के जगह पे क्या लिखोगे, लैम्डा नॉट माइनस W नॉट, इक्वेशन नंबर 1. और सेकेंड सिचुएशन में तुम्हारा V के जगह पे क्या आएगा, पता नहीं क्या, V नॉट डैश लिख लेता हूँ, मुझे नहीं पता वो कितना है, मुझे ढूंढना है, राइट. और इंसिडेंट वेवलेंथ कितना है, 2 लैम्डा नॉट, और W नॉट तो सेम ही होगा बिकॉज सेम मेटल है. तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है. अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ. तो किसी को भी किसी से भी सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 माइनस 2 कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है. 1 माइनस 2 कर लोगे तो क्या होगा, V नॉट माइनस V नॉट डैश. ठीक है, माइनस W0 कट जाएंगे. HC बाय लैम्डा नॉट माइनस HC बाय 2 लैम्डा नॉट इज HC बाय 2 लैम्डा नॉट. ठीक है, अब मुझे V नॉट डैश चाहिए ना, तो V नॉट माइनस HC बाय 2 लैम्डा नॉट इज इक्वल टू V नॉट डैश. ध्यान से देखो, मैंने इसको लेफ्ट में ले लिया, उसको राइट में ले लिया. अब सारे टर्म्स को मैं E से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा V नॉट. सारे टर्म्स को E से डिवाइड कर रहा हूँ. ओके, एक मिनट, सारे टर्म्स को मैं E से डिवाइड कर रहा हूँ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से. अगर मैं सारे टर्म्स को E से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा HC बाय 2E लैम्डा नॉट. और ये बीच में माइनस है ना, यहाँ पे ये माइनस है. ओके, ये माइनस है. V नॉट माइनस HC बाय 2E लैम्डा नॉट, यहाँ से भी E चला जाएगा, V नॉट डैश. तो ये मेरा फाइनल आंसर है, मतलब मेरा नया स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा V नॉट माइनस HC बाय 2E लैम्डा नॉट. और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A. तो ऑप्शन नंबर A इज़ माई आंसर, V नॉट माइनस HC बाय 2E लैम्डा नॉट. बराबर है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. How much energy is imparted to electron so that the de Broglie wavelength reduces from 10 power minus 10 to 0.5 into 10 raised to minus 10. मतलब तुम्हारा इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना था, 10 पावर माइनस 10. ठीक है, और how much energy is imparted to an electron so that its de Broglie wavelength reduces from 10 power minus 10 to 0.5. मतलब तुम्हारा नया डी ब्रॉगली वेवलेंथ आधा हो गया. 0.5 मतलब क्या होता है, हाफ इंटू 10 पावर माइनस 10. अच्छा, मेरे ख्याल से ये E क्या थी, हाउ मच एनर्जी इज इम्पार्टेड टू एन इलेक्ट्रॉन सो दैट इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ. मतलब मेरे ख्याल से उसकी एनर्जी पहले E थी, हाउ मच एनर्जी इज इम्पार्टेड टू एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी E. मैं ऐसा मान लेता हूँ. देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गया टाइपिंग वाइपिंग में शायद. तो याद रखना कि पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम E मान लेते हैं, मतलब पहले उसके बाद एनर्जी कितनी थी E. तो अब कितना एनर्जी देंगे तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंज हो जाएगी. यही है ना क्वेश्चन में. तो देखो बच्चों, टेंशन मतलब बहुत आसान है. डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, H अपॉन रूट ऑफ 2mke, बराबर है ना, रूट ऑफ 2mke. H कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन है तो मास कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो आंसर आएगा लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ke. ठीक है, मतलब लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू उल्टा रूट ऑफ ke2 अपॉन ke1. ठीक है, ke2 अपॉन ke1. याद रखना पहले वाले काइनेटिक एनर्जी को हमने E मान लिया, हाँ वो याद रखना.
लैम्डा 1 कितना था 10 पावर -10, उसको इससे डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आ जाएगा। अरे डिवाइड कर लो ना, 10 पावर -10 डिवाइडेड बाय हाफ इंटू 10 पावर -10, 2 आ जाएगा आंसर। दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ KE2 ओके अपॉन KE1। मतलब उसकी KE1 मत लिखो, उसकी पहले काइनेटिक एनर्जी E थी ना, E मान लिया हमने, राइट। याद रखना पहले काइनेटिक एनर्जी E थी, वो जो टाइपिंग में एरर हुआ है मेरे से या मेरे टाइपिस्ट से, E होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करोगे तो तुम्हारी आंसर क्या आएगी, आंसर आएगी 4 इज इक्वल टू KE2 अपॉन E, राइट। स्क्वायर कर लो तो तुम्हारा KE2 क्या हो गया, KE2 विल बी इक्वल टू 4E। अब देखो बच्चे खुशी में ना मार्क करके आ जाएंगे आंसर, अरे 4E आ गया खत्म, गलत है, ऐसा नहीं पूछा गया। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ मच एनर्जी इज इम्पार्टेड टू इलेक्ट्रॉन सो दैट जो भी होना है हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, एनर्जी पहले से ही उसके पास कितनी थी E, होना कितना चाहिए उसके बाद एनर्जी 4E, तो तुमको देना कितना पड़ेगा, ध्यान से सुनो बच्चों, पहले उसके बाद एनर्जी कितनी थी E, बराबर है, होना कितना चाहिए एनर्जी 4E, तो तुमको देना कितना पड़ेगा, ऐसा पूछा हाउ मच एनर्जी इज टू बी इम्पार्टेड टू बी गिवन। तो याद रखना एनर्जी टू बी इम्पार्टेड क्या होगी, तुमको कितना एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी टू बी इम्पार्टेड। तो ये याद रखना इस क्वेश्चन में शेंडी लगने की 100% चांसेस है। इम्पार्टेड विल बी इक्वल टू 4E माइनस E एंड 4E माइनस E इज 3, तो 3 करके ऑप्शन है ना, ये क्या है, ये आंसर है, राइट। आगे बढ़ते हैं। If the frequency of the incident radiation is kept constant and the experiment is repeated by using incident light of different intensities then stopping potential। अरे मतलब एक लाइन में क्वेश्चन ये है कि अगर ब्राइटनेस को चेंज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या होगा, तो आंसर है कुछ नहीं होगा, रिमेन सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, बता चुका हूँ तुमको, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चा फंस जाता है। देखो, लाइट ऑफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स थ्रेशोल्ड, मतलब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड, इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल इफ द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज मेड 1/3, मतलब तुम्हारा जो नया फ्रीक्वेंसी हो गया ना वो 1/3 ऑफ पहला वाला फ्रीक्वेंसी, एंड इंटेंसिटी इज डबल, लाइट की ब्राइटनेस डबल कर दी तो करंट का क्या होगा। सुनो, ये तो सत्य है कि अगर लाइट के ब्राइटनेस को डबल किया तो करंट डबल होना चाहिए, बराबर है। अगर लाइट के ब्राइटनेस को डबल करोगे तो करंट डबल होना चाहिए 100%। अरे लेकिन पहले करंट निकलना तो चाहिए, पहले देखो तुम इधर, मज़ेदार क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। 1/3 ऑफ न्यू, मुझे बताओ न्यू कितना था, 2 न्यू नॉट, बराबर है। तो ये हो जाएगा 2/3 ऑफ न्यू नॉट, एकदम ध्यान से देखना। तो ये हो गया 0.67 न्यू नॉट, मतलब न्यू नॉट से भी कम, मतलब तुम्हारी जो ये नई वाली फ्रीक्वेंसी है तो थ्रेशोल्ड से भी कम हो गई। और अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आते ही नहीं है, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे ही नहीं तो लाइट ब्राइटनेस बढ़ा के क्या फ़ायदा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो ये क्वेश्चन में सब बच्चों को शेंडी लग जाएगी, बच्चे ठीक से क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं। बच्चे क्या पढ़ेंगे, अच्छा इंटेंसिटी डबल हो गया, ब्राइटनेस बढ़ गया तो करंट बढ़ गया, लेकिन करंट निकलना तो चाहिए पहले। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी पहले कितनी थी 2 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड, फिर तुमने उसको 1/3 कर लिया, 1/3 मतलब 1/3 ऑफ 2 न्यू नॉट, मतलब 0.67 न्यू नॉट, तो न्यू नॉट से भी कम हो गया, मतलब जो तुम्हारी नई फ्रीक्वेंसी है वो तो थ्रेशोल्ड से भी कम हो गई। और क्योंकि वो थ्रेशोल्ड से कम हो गई इसलिए अब क्या होगा बताओ, थ्रेशोल्ड से कम है तो क्या होगा, तो अब इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएंगे, तो करंट विल बिकम इक्वल टू 0, योर फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी 0, राइट। मेरे ख्याल से अब हम लोग बंद करते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।